वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा, क्योंकि क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 अर्थात मानव स्वास्थ्य एवं रोग से जब भी बोर्ड एग्जाम पेपर बनाया जाता है तो इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और वह टॉपिक है प्रतिरक्षा के प्रकार और साथ साथ में इंटरफेरॉन और प्रतिरक्षी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि सीधे आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली हेडिंग से, और पहली हेडिंग है प्रतिरक्षा अर्थात इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। यह वही पावर है जिसके कारण हम रोगों से लड़ पाते हैं, अर्थात हम लोग रोगों से लड़ पाते हैं। हमारा शरीर दिन भर लगातार कई सारे रोगजनक जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक और परजीवी जंतुओं के संपर्क में निरंतर आता रहता है। अतः प्रकृति ने हमारे शरीर को कुछ निश्चित कार्य प्रणाली प्रदान कर दी है, जिससे कि हम इन रोगजनकों के प्रवेश को रोक सके और उनसे होने वाले रोगों से सुरक्षित रह सकें। तो रोगजनकों की एक विषैली पदार्थ का सिक्रेशन होता है। यह विषैले पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं और इनको हम कहते हैं प्रतिजन। और इन प्रतिजन से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष क्षमता पाई जाती है, जिसे कहा जाता है प्रतिरक्षण क्षमता या प्रतिरक्षा, अर्थात इंग्लिश में कहें तो इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है वह कम बीमार होता है और रोगों से जल्दी ठीक भी हो जाता है, जबकि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है वह रोगों से जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। तो इस तरह हम रोगों से लड़ने की जो पावर है, अर्थात शरीर का संतुलन बना रहने के लिए जो हम पावर लगाते हैं, उसे ही हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो शरीर में सभी प्रकार के रोगजनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके समस्थैतिकता, अर्थात शरीर का जो वातावरण है या आंतरिक और बाह्य दोनों सुचारू रूप से बनाए रखना, अर्थात त्वचा से लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक का संतुलन जो है वो बना रहे, बनाए रखने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि शरीर में सभी प्रकार के रोगजनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करने की समस्थैतिकता बनाए रखने की क्षमता होती है, और इसे ही हम कहते हैं प्रतिरक्षण क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। ये सारी बातें हमने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। तो आप चाहेंगे तो यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसको भी अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपका तैयार होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बायोलॉजी में बहुत बेहतर है। तो इस टॉपिक को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है सहज या अविशिष्ट या स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं, और इसी को जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, अर्थात जो हमको ऐसे ही मिली होती है या स्वाभाविक रूप से मिली होती है या सहज रूप से मिली होती है या विशिष्ट नहीं होती है। सहज प्रतिरक्षा अर्थात इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है हमारे अंदर। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने अवरोधकों को खड़ा करती है, जिसके कारण वो जो बाह्य पदार्थ हैं, अर्थात दुष्प्रभाव उत्पन्न करने वाले पदार्थ शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यदि प्रवेश भी कर पाते हैं तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस ये लाती है। यह सहज प्रतिरक्षा, और सहज प्रतिरक्षा में चार प्रकार के अवरोधक होते हैं। सबसे पहला है शारीरिक अवरोध। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य अवरोध है, क्योंकि आप समझते हैं जहाँ पर त्वचा पाई जा रही है खाल, वहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, जबकि यदि कहीं पर आप कट जा रहे हैं और स्किन ऊपर से हट जा रही है तो वहाँ इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कोई सूक्ष्म जीवाणु हो या कोई भी विषैला पदार्थ है तभी शरीर में जल्दी इंटर कर जाता है जब वो स्किन के द्वारा अंदर प्रवेश कर सके। तो स्किन जो है वो सबसे पहली अवरोध उत्पन्न करती है। तो हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। साथ साथ में श्वसन और जठरांत और जनन मूल पथ को अस्तारित करने वाली इपिथीलियम, अस्तारित मतलब लेयर बनाने वाली इपिथीलियम का श्लेष्मा आलोप या जो श्लेष्मा की कवरिंग होती है वह भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को
रोकने में सहायता करती है। तो यह पहला बैरियर हो गया। और दूसरा बैरियर होता है कारकीय रोध या रासायनिक रोध, इसको बोलते हैं फिजिकल और केमिकल बैरियर। और इसमें क्या होता है, आमाशय में अम्ल, मुंह में लार और आंखों में आंसू, ये भी रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। अर्थात यदि भोजन में जो भी विषाणु जीवाणु पहुंच गए हैं, हानिकारक हैं, पेट में जो HCl अम्ल निकलता है, इसको जठर अम्ल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु स्टेट में होता है, और यह क्या करता है, जो भी रोगाणु हैं उनको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर अर्थात कोशिकीय रोध। हमारे शरीर के रक्त में विशेष प्रकार के श्वेत रुधिराणु जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट तथा ऊतकों में मैक्रोफेजेज, जिनको भक्षकाणु बोलते हैं, बृहत भक्षकाणु, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं एवं नष्ट करते हैं। यदि कोई अंदर पहुंच भी गया है ब्लड में, तो इस स्टेज पर भी आप देख रहे हैं कि अवरोध है। मतलब सबसे पहले तो शरीर के अंदर प्रवेश ना करने के लिए त्वचा पाई जा रही है कि शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश ना करे। यदि प्रवेश भी कर पा रहे हैं तो पहले ही लार है और आमाशय का रस है, आती जो रस है वो क्या करते हैं, उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका अवशोषण हो जाता है और वो ब्लड में भी पहुंच जाते हैं, तो ब्लड में भी आप देख रहे हैं कि विशेष प्रकार की WBCs पाई जाती हैं जो कि इनको भक्ष लेती हैं या नष्ट कर देती हैं। और सबसे बाद में होता है जब वो संक्रमण एकदम फैलाने लगती हैं, तब होती है साइटोकाइन रोध। और साइटोकाइन रोध में विषाणु संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का स्रावण करती हैं। अर्थात सबसे पहले तो रोका गया, लेकिन अंततः यदि संक्रमण हो भी गया एक कोशिका में, अगर यहाँ पर संक्रमण हो भी गया तो ये कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का प्रोटीन स्रावित करेंगी जिससे कि दूसरी कोशिकाएं संक्रमित ना हो। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्रावण करती हैं जो कि असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे संक्रमण से बचाता है। इस विशेष प्रोटीन को इंटरफेरान कहते हैं। और इंटरफेरान पर आगे हम लोग एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे क्योंकि इंटरफेरान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले यही कुछ जान लेते हैं। तो इंटरफेरान विषाणुओं को नष्ट नहीं करते बल्कि असंक्रमित कोशिकाओं की ग्रहणशीलता को कम कर देते हैं। अर्थात जो असंक्रमित कोशिकाएं हैं वो जल्दी विषाणुओं को ग्रहण नहीं करेंगे, जिससे उनका संक्रमण थोड़ा कम हो जाएगा और इस प्रकार ये शरीर की विषाणु आक्रमण से बचाते हैं। आइजैक तथा लिंडमान ने 1957 में इंटरफेरान का पता लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रकार है विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा, अर्थात इसको हम जन्म के बाद यहाँ पर अर्जित करते हैं या प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है। अर्थात किसी एक रोगाणु के लिए यह विशिष्ट होगी। विशिष्ट का अर्थ ही होता है किसी एक रोगाणु के लिए अलग से प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण होना। जो रोगाणु होते हैं या कोई बाहर से जो शरीर के लिए अलग लगता है उसको प्रतिजन बोला जाता है, ये भी आप जान लीजिए। तो यह रोगजनक विशिष्ट होती है तथा इसका विलक्षण स्मृति अर्थात इसमें अंदास्त भी होती है। अर्थात हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो वह एक अनुक्रिया करता है। हमारा शरीर क्या करता है, अनुक्रिया करता है, रिस्पांस देता है, जिसे प्राथमिक रिस्पांस या प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं। इसकी तीव्रता पहले कम होती है लेकिन बाद में उसी रोगजनक का सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया अर्थात सेकेंडरी रिस्पांस होता है, जिससे पता चलता है हमारे शरीर को प्रथम आक्रमण की स्मृति थी। अर्थात जब पहली बार कोई बीमारी अटैक मारती है तो वो थोड़ा कम तीव्रता से उस पर प्रभाव डालता है हमारी प्रतिरक्षा, लेकिन जब दोबारा वो अटैक मारती है तो और अधिक प्रभाव या और अधिक तीव्रता से उस पर कार्य करता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित दो विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट जिसको बोलते हैं लसिकाणु द्वारा होता है, जो कि निम्न है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने एड्स में भी देखा था कि जो T4 लिम्फोसाइट थी उन पर वो आक्रमण कर दे रहा था। तो यहाँ पर भी ये सबसे पहला है T लिम्फोसाइट्स। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न एंटीजन अर्थात वही पदार्थ है जो कि शरीर के लिए बाह्य पदार्थ है, अर्थात शरीर को उससे खतरा महसूस हो रहा है, के संपर्क में आने पर T लिम्फोसाइट सक्रिय हो जाती है। यह वृद्धि करके समसूत्री विभाजन द्वारा 4 प्रकार की T लिम्फोसाइट बनाती है। सबसे पहला प्रकार है मारक कोशिकाएं या किलर सेल्स बोलते हैं। ये कोशिकाएं रोगाणु की कोशिकाओं पर सीधे आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। और दूसरा है
निरोधक कोशिकाएं अर्थात जो मार्ग में बाधा उत्पन्न करें या किसी चीज़ को निष्क्रिय करें, उनकी सक्रियता को कम कर दें। तो ये शरीर की अपनी कोशिकाओं को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे अटैक करने वाला आया और T4 लिम्फोसाइट या T लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं बहुत सारी बन गई, बात समझिएगा, और इसके बाद जो रोगाणु था वो तो नष्ट हो गया, लेकिन यदि जो ये T लिम्फोसाइट्स हैं अभी भी सक्रिय होंगी तो ये हमारे ब्लड को ही खाने लगेंगी, अर्थात हमारी ब्लड कोशिकाओं को ही खाने लगेंगी। इसलिए यह जो निरोधक कोशिका होती है यह क्या कर देती है, उन T और B दोनों प्रकार की कोशिकाओं की सक्रियता को समाप्त कर देती है, जिससे कि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। और सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं B कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्मृति कोशिकाएं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रोगाणुओं के संपर्क में आने के बाद कुछ B कोशिकाएं संवेदनशील होकर लसिका ऊतक में स्मृति कोशिकाओं के रूप में संग्रहित हो जाती हैं और आजीवन जीवित रहती हैं, अर्थात ये एक्सपायर नहीं होती हैं और ये याददाश्त बनाए रखती हैं कि कौन सा रोगाणु अटैक किया था। पुनः वही आक्रमण होने पर ये कोशिकाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। अब अगली बात करते हैं, नंबर दूसरा प्रकार है बी लिम्फोसाइट। पहला था टी लिम्फोसाइट, दूसरा है बी लिम्फोसाइट। ऊतक द्रव्य में एंटीजन के प्रवेश कर जाने पर बी लिम्फोसाइट उद्दीप्त हो जाती है और एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जिसे हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं। एक विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए विशेष प्रकार की बी कोशिकाएं अर्थात विशेष प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं और ये एंटीबॉडी एंटीजन के प्रतिक्रिया करती हैं या एंटीजन को के प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। कुछ सक्रिय बी लिम्फोसाइट स्मृति कोशिकाओं के रूप में संग्रहित हो जाती हैं और पुनः वही आक्रमण होने पर अपने जैसी लाखों कोशिकाएं बनाकर विशिष्ट एंटीबॉडी का उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं। अब इतनी देर बार बार हम लोग एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए एंटीजन और एंटीबॉडी को भी साथ साथ में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एंटीजन। तो प्रतिजन वह बाह्य अणु हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जो किसी जीव के शरीर में प्रविष्ट होने के उपरांत प्रतिरक्षी के उत्पादन को उद्दीप्त करते हैं, अर्थात जिनके शरीर में प्रविष्ट करने के बाद जो उनके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण उद्दीप्त हो जाता है, अर्थात प्रेरित हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, उनको हम कहते हैं एंटीजन। जैसे कोई प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड का बना बाह्य जटिल अणु या कोई संपूर्ण रोगाणु या जैसे जीवाणु विषाणु या इनके कुछ अंश, परागकण या कोई आरोपित अंग या ऊतक। यदि आपके शरीर में किसी दूसरे का अंग काट के लगा दिया जाए तो शरीर उसको बाह्य पदार्थ के रूप में लेगा, अर्थात एंटीजन के रूप में लेगा और उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा। चलिए एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अणु एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रतिरक्षी बना होता है तथा इनमें 2 छोटी लघु श्रृंखलाएँ तथा 2 बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएँ कहलाती हैं। इसलिए प्रतिरक्षियों को H2L2 के रूप में प्रतिरक्षी अणु अंग्रेजी के अक्षर Y के समान दिखाई देते हैं और प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं और ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन A जिसको IgA, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन D, ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं। और प्रतिरक्षी की संरचना आप NCERT की बुक से भी बना सकते हैं, अदरवाइज इस PDF से भी आप बना सकते हैं। PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं ये लघु श्रृंखला होती है और इसके बाद ये होती है दीर्घ श्रृंखला। यहाँ पर प्रतिजन बंधक स्थल होता है, अर्थात यहीं पर आकर के कौन अटैच हो जाता है, एंटीजन अटैच हो जाते हैं, अर्थात जिनको इसको नष्ट करना होता है। तो ये है उसकी संरचना। अब आगे बात कर लेते हैं प्रतिरक्षी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो यह बाह्य पदार्थों को पहचान लेती है, साथ साथ में बाह्य पदार्थों को यह नष्ट भी करती है और इसके बाद स्मृति कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, जिससे दोबारा अटैक होने पर इसको पता चल जाता है। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरक्षा के प्रकार। हमने सबसे पहले पढ़ा अविशिष्ट प्रतिरक्षा, जिसमें हमने जाना कि उसमें 4 प्रकार के अवरोधक थे। फिर हमने दूसरा प्रकार समझा विशिष्ट प्रतिरक्षा, जो कि बाद में रोग आने पर विशिष्ट रूप से ग्रहण की जाती है, अर्थात प्राप्त होती है। और इसमें 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय और
निष्क्रिय। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। तो जब किसी जीव की अपनी कोशिका प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, अर्थात उसकी खुद की कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है, तो यह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यह तब विकसित होती है जब व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाए या रोग के टीके लेता हो। जैसे प्राकृतिक रूप से हमारी जो प्रतिरक्षा होती है, और यह सक्रिय प्रतिरक्षा में यह भी आता है कि कृत्रिम रूप से कोई पोलियो या चेचक के टीके आप पहले से ले रहे हैं, अर्थात रोग से लड़ने के लिए आप अंदर से पहले ही इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रहे हैं या इम्यूनिटी की कोई दवा पहले से खा रहे हैं। नेक्स्ट है निष्क्रिय अर्थात पैसिव बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी का अर्थ होता है जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे शरीर को दिए जाते हैं, अर्थात उसकी खुद की कोशिका एंटीबॉडी नहीं बना रही है, एंटीबॉडी डायरेक्ट उसकी कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जैसे माँ के दूध से बच्चे में प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी ए, जी और यम पहुँच जाते हैं। साथ साथ में टीके या इंजेक्शन के रूप में रोगी को टिटनेस और रेबीज तथा एंटीवेनम लगाया जाता है। ये भी क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, अर्थात बने बनाए ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं बॉडी के अंदर, जबकि सक्रिय में क्या होता है, ये स्वयं बनते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या क्या अंतर है। तो आप ऐसे हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा में इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएँ संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं, और इधर लिखेंगे इनमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित प्रतिरक्षी को प्रतिजन के रूप में के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीव के रूप में प्रवेश कराया जाता है। जैसे एंटीवेनम बनाया जाता है सर्पविष का, और उसकी भी लंबी प्रोसेस है, इसको भी आपको समझना जरूर चाहिए कि सांप के जहर को से बचने के लिए एंटीवेनम का निर्माण कैसे किया जाता है। और यह लंबे समय के पश्चात आराम प्रदान करती है जो सक्रिय है, जबकि यह तुरंत आराम पहुंचाती है। इसका प्रभाव या मतलब बहुत अच्छा होता है, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, और इसके कारण प्रतिक्रिया हो सकती है, अर्थात रिएक्शन ये कर सकती है अगर दवा का डोज जो है वो ज़्यादा हो जाए। यह चिरस्थायी है, जबकि यह चिरस्थायी नहीं। चिरस्थायी का मतलब लॉन्ग टर्म में है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली, जबकि ये लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। आगे बात कर देते हैं सहज तथा विशिष्ट प्रतिरक्षा के बारे में, जिसको उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं, और इसमें दोनों में क्या क्या अंतर है ये भी आप जान लीजिए। सहज प्रतिरक्षा जो होती है उसको जन्मजात प्रतिरक्षा बोलते हैं, या अविशिष्ट प्रतिरक्षा बोलते हैं, या स्वाभाविक प्रतिरक्षा बोलते हैं, और जो विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है उसको उपार्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि ये हमको मिलती है जन्म के साथ ही, और दूसरी हम यहाँ पर ग्रहण करते हैं। तो यह जन्म के समय ही पाई जाती है, और यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यह एक अविशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है जो स्वतः प्राप्त होती है। यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से बनने वाले प्रतिरक्षियों से प्राप्त होती है, अर्थात एंटीबॉडी से प्राप्त होती है। यह रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे हमने चारों प्रकार के अवरोध आपको समझा दिए थे, तो आप एग्जाम में उनको भी लिख सकते हैं। जैसे त्वचा रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है, मुख की लार, आँखों के आंसू रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, श्वेत रुधिराणु रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया और वर्णांता से लड़ना। और इसमें क्या हो जाता है, प्रथम बार किसी रोगी के रोगाणु में सामना होने पर जो अनुक्रिया होती है उसके फलस्वरूप प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। इस रोग का पुनः आक्रमण होने पर स्मृति आधारित प्रक्रिया बहुत तीव्रता से होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा टीकाकरण भी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे टिटनस, चेचक आदि के टीके। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है, और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर टिप्पणी तो इस वीडियो में ज़रूर बनता है, वह है इंटरफेरॉन क्या है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इसका क्या महत्व है या क्या क्या कार्य है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो इंटरफेरॉन यह कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है, जो कि इन कोशिकाओं को विषाणुओं के संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइजैक तथा लिंडेमैन ने सन 1957 में इस प्रकार की प्रोटीन का पता लगाया। चूँकि इसके बाद अंतःकोश के विषाणु के गुणन को रोका जाता है, इसलिए इसको इंटरफेरॉन बोला गया। इंटरफेरॉन विषाणु के केंद्रकीय अम्ल अर्थात न्यूक्लिक एसिड संश्लेषण तंत्र को बाधित करते हैं, किंतु
ये किसी भी प्रकार की कोशिका के उपापचय को बाधा नहीं डालते हैं और इंटरफेरॉन कोशिका के बाहर उपस्थित वीर्यांश आदि को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करते, ना ही संक्रमण रोकने में किसी प्रकार से सक्षम है, केवल अंतःकोशिकीय क्रियाएं ही करते हैं। इंटरफेरॉन का उपयोग संक्रमित कोशिकाओं द्वारा अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को बचाने में किया जाता है, जिससे वह सूचना ग्रहण करने पर अपना बचाव कर सके। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपने पूरा कंप्लीट ज़रूर पढ़ा होगा। यदि आपने कंप्लीट वीडियो यहाँ तक वॉच किया है तो ज़रूर आपको बताना है कि इंटरफेरॉन को सबसे पहले किसने पता लगाया था। उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम, साथ साथ में आप सन भी लिखें कि किस सन में पता लगाया था। आप लिखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आपने यहाँ तक की वीडियो को कंप्लीट रूप से पढ़ा है। और ज़रूर है कि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे 1 भाग या 2 भाग में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। साथ साथ में इसकी नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बार बार